नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर सीरीज 2025 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पीटी 365 जो है इसको डिस्कशन करने की सीरीज में हमारा जो है दूसरा टॉपिक आ गया है आरबीआई एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो पहला पॉइंट है इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। आरबीआई जो है वो जीता है। आरबीआई वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक लंदन फॉर इट्स इनिशिएटिव। मतलब आरबीआई ने कुछ इनिशिएटिव लिया, उसके चलते आरबीआई को जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड सेंट्रल बैंक लंदन के थ्रू मिला। वो इनिशिएटिव क्या थे? पहला इनिशिएटिव था सारथी सिस्टम, जो कि जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया। ये जो सारथी सिस्टम है इसका यूटिलाइजेशन इंटरनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, जिसमें आरबीआई स्टाफ जो है सिक्योरली स्टोर, एनालाइज एंड एक्सचेंज करते हैं डाटा का, और डाटा का स्टोर, एनालिसिस और एक्सचेंज करने के लिए जो डैशबोर्ड है उसका डिज़ाइन तैयार किया गया है, और उसको इसकी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ये सारथी सिस्टम को अपडेट किया गया है या इसका बोलेंगे लॉन्च किया गया है। तो सारथी सिस्टम के लिए, और दूसरा जो है प्रवाह सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया मई 2024 में। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो एक्सटर्नल रेगुलेटरी एप्लीकेशन एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग विद साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म। तो साइबर सिक्योरिटी और एक्सटर्नल जो है रेगुलेटरी को ट्रैक करने के लिए प्रवाह सिस्टम का आरबीआई ने लॉन्च किया था मई 2024। तो ये दो इनिशिएटिव सारथी और प्रवाह, उसके चलते आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है। देने वाली संस्था क्या है? सेंट्रल बैंक लंदन। दूसरा टॉपिक है इसमें हमारा आरबीआई सरप्लस। आरबीआई सरप्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई जो भी अपना फंक्शन करती है एज ए स्टेचुटरी बॉडी, जो भी अपना जो फंक्शन करती है उससे उसको कुछ प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट का वो कुछ हिस्सा अपने जो है डे टू डे एक्सपेंडिचर, सैलरी, पेंशन को अगर उसके अलावा जो अगर बचता है पैसा सैलरी, पेंशन और डे टू डे एक्सपेंडिचर के बाद, तो उसको जो है उस सरप्लस को शेयर करना है किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को है हम कहते हैं आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र। तो आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई अनाउंस्ड अ रिकॉर्ड ट्रांसफ़र ऑफ 2.69 लाख करोड़ सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2024-25। मतलब 2024-25 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई ने रिकॉर्ड तोड़ अभी तक का जो है सबसे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड सरप्लस जो है ट्रांसफ़र किया है। ये चार्ट में देखिए, ग्राफ में देखिए आप कि किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 25 तक में ये जो है ग्राफ किस तरीके से बढ़ता ही गया है। और ये जो है रिकॉर्ड अभी जो है एक डिकेड का, मतलब पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये अभी तक का रिकॉर्ड था, एक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड एंड सरप्लस पासिंग गवर्नमेंट बजट एस्टिमेट। तो इस तरीके से जो है ट्रांसफर किया गया। तो सरप्लस क्या होता है? तो आरबीआई सरप्लस रिफर्स टू द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 आफ्टर कवरिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड मेंटेनिंग रिस्क बफर। मतलब रिस्क बफर और ऑपरेशनल एक्सपेंस को अपना डिडक्ट कर लेने के बाद जो सरप्लस होता है उसको जो है ट्रांसफ़र करना है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। और सेक्शन 47 बोलता है एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 profit surplus of the RBI are to be transferred to the government after making various contingency provision and public policy mandate of the RBI इंक्लूडिंग फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंसिडर करने के बाद जो बचे पैसे हैं उसको ट्रांसफ़र करना है। और ये जो सरप्लस ट्रांसफ़र किया जाता है आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको डिविडेंड नहीं कहा जाता है। इट इज़ नॉट कंसिडर एज ए डिविडेंड। डिविडेंड क्यों नहीं कहा जाता है? कि डिविडेंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है, उसको प्रॉफिट हो रहा है और वो अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा एज ए डिविडेंड जो है अपने शेयर धारकों को देता है, ठीक है। तो ये जो है ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये कोई स्टेचुटरी गारंटी नहीं होता है। आज कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी बिजनेस हाउस, कोई भी कंपनी आज जो डिविडेंड देती है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी वही डिविडेंड दे, हो सकता है ना भी दे। प्रॉफिट होने के बाद भी हो सकता है कि ना दे, क्योंकि वो प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन हो सकता है कि एक्सपांसन में करे, नए फर्म को खरीदने में करे, या पुराने कुछ लोन को जो है वो क्लियर करने में कर सकता है। लेकिन अगर इसको हम डिविडेंड नहीं मानते हैं तो ये क्या है कि आरबीआई इज ए स्टेचुटरी सेंट्रल बैंक विदाउट शेयर होल्डर। मतलब आरबीआई को डिविडेंड की कैटेगरी में इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आरबीआई एक स्टेचुटरी संस्था है और इसके कोई शेयर होल्डर नहीं होते हैं। इसकी पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती है। दिस ट्रांसफर इज मैंडेटेड बाय द लॉ
ये जो ट्रांसफर है वो मैंडेटेड बाय द लॉ एंड रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है ये आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। अब सवाल ये होता है कि आरबीआई के पास ये सरप्लस आता क्या है, आता कहाँ से, आरबीआई ऐसा क्या करता है, ऐसा इसका बिजनेस मॉडल क्या है इसके चलते इसको पास सरप्लस आता है। तो एक है सिग्नोरेज। सिग्नोरेज क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम इशूइंग करेंसी। मतलब आरबीआई जो करेंसी जो इशू करता है, करेंसी जो छापता है, तो उसके चलते जो है करेंसी फेस वैल्यू एंड प्रिंटिंग कॉस्ट, तो इसके बीच का जो डिफरेंसेस आता है, मान लीजिए 10 रुपये का नोट आरबीआई ने छापा, लेकिन इसको पब्लिश करने का कॉस्ट आया 2 रुपये, तो जो बीच का जो मार्जिन बचता है वो जो है वो आरबीआई के एक तरीके का प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं सिग्नोरेज। तो एक प्रॉफिट का माध्यम हुआ। दूसरा जो है इंटरेस्ट अर्निंग, जो आरबीआई से दूसरे कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो लोन लेते हैं, तो लोन एक्सटेंडेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक, तो जो लोन लेते हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो एक तरीके से इंटरेस्ट अर्निंग होता है आरबीआई का, तो वो भी जो है सरप्लस का पार्ट होता है। दूसरा आरबीआई जो है फॉरेक्स में भी इंटरवेंशन करता है, फॉरेन कंट्रीज के बॉन्ड, सिक्योरिटीज वगैरह खरीदता है, तो उससे जो बेनिफिट मिलता है वो भी जो है आरबीआई का एक तरीके का सरप्लस है, प्रॉफिट है। द ट्रांसफर इज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय आरबीआई बोर्ड इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ द बिमल जलान कमेटी। तो ये जो सरप्लस जो है ट्रांसफर करने का जो सिफारिश किया गया था बिमल जलान कमेटी के द्वारा किया गया था, और कब, मतलब क्या सिफारिश थी, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये जो है ये सिफारिश थी आरबीआई बोर्ड को बिमल जलान के द्वारा, कि मतलब जो है आप इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की विधिन जो है जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उस फ्रेमवर्क के भीतर ही जो है आपको इसको सरप्लस पैसे को ट्रांसफर करना है। एज पर द रिवाइज्ड ईसीएफ, एज पर द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, द अमाउंट ऑफ सरप्लस टू बी ट्रांसफर टू द सेंटर इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर। 2 फैक्टर पे जो है ये जो है सरप्लस जो है ट्रांसफर किया जाता है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। किसके अकॉर्डिंगली, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। और ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क किसके सिफारिश से जो है अडॉप्ट किया गया था, बिमल जलान कमेटी के सिफारिश से। तो इसका जो है पहला फैक्टर है रियलाइज्ड इक्विटी, मेंटेन बिटवीन 6.5 से 5.5% आरबीआई बैलेंस शीट एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। मतलब जो है आरबीआई की बैलेंस शीट का 6.5% से लेकर के 5.5% तक जो है वो जो है एज ए बैलेंस शीट जो है मेंटेन करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट आता है वो जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल एसेंशियल, इकोनॉमिक कैपिटल, तो केप्ट इन रेंज ऑफ द 20.8 से 25.4 ऑफ द बैलेंस शीट एंड रेस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, तो इकोनॉमिक कैपिटल ये है कि करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें क्या होता है कैपिटल, रिजर्व, रिस्क प्रोविजन एंड रिवैल्यूएशन बैलेंस विच आर अनरियलाइज्ड गेन, नेट लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, गोल्ड प्राइस और इन द इंटरेस्ट रेट। मतलब इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो बैलेंस शीट पे आता है उसका 20% से लेकर के 25% तक रख लेने के बाद एज ए रिस्क एवर्जन टेक्निक रिमेनिंग जो है अमाउंट जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो ईसीएफ की मेथोडोलॉजी क्या है, ईसीएफ मतलब इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की मेथोडोलॉजी ये है कि ये इस मेथड का उपयोग किया जाता है डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजन, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजनिंग एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अपने रिस्क के हिसाब से जो है आप अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फंड जो है आप सेपरेट कर लें और रिमेनिंग जो है प्रॉफिट जो बचता है वो आपको ट्रांसफर करना है अंडर द सेक्शन ऑफ 47 आरबीआई एक्ट 1934। और उसी आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 48 ये बोलता है कि ये जो सरप्लस है, चाहे ये जो पैसा है, वो एग्जम्पशन फ्रॉम द इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स, प्रोवाइड एन एक्सटेंशन टू द आरबीआई फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स और एनी अदर टैक्स इंक्लूडिंग वेल्थ टैक्स। मतलब किसी भी तरीके का वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स जो है इस पैसे पे आरबीआई पे नहीं इम्पोज किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आरबीआई अपना जो है सरप्लस आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है। बिमल जलान कमेटी की क्या सिफारिश थी, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है और किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ जो है सरप्लस जो है आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया है। फिर और इसके बाद जो है ये जो सरप्लस कहाँ से जनरेट होता है, तो सिग्नोरेज से, इंटरेस्ट अर्निंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो सोर्स होते हैं आरबीआई के अर्निंग के, प्रॉफिट के मेन सोर्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आरबीआई कंटीजेंसी रिस्क बफर। आरबीआई कंटीजेंसी रिस्क बफर ये क्या है कि कंटीजेंसी का मतलब हुआ एक तरीके का इमरजेंसी।
तो आरबीआई अपना जो सरप्लस ट्रांसफ़र करता है वो अपना इमरजेंसी फंड अपने पास बैलेंस रख करके कैलकुलेट करके कि हमारा इतना फंड इमरजेंसी के लिए रहेगा, तो हम जो है किसी भी टाइप का इकोनॉमिक डिस्ट्रेस सिचुएशन में हम जो है उसको वियर कर लेंगे, उसके बाद का जो है फंड ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो सर्विस आया है सीआरबी कंटीजेंसी रिस्क बफर इज ए फाइनेंशियल रिजर्व, ये क्या एक फाइनेंशियल रिजर्व है दैट सेफ गार्ड द आरबीआई बैलेंस शीट अगेंस्ट अनफोर्सिन लॉसेस एंड इकोनॉमिक शॉक। मतलब इकोनॉमिक शॉक के सिचुएशन में अनफोर्सिन लॉसेस कुछ हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में ये एक तरीके का बफर का काम करता है, इमरजेंसी फंड का काम करता है। तो इस फंड को जो है इस फंड को क्रिएट किया गया था बिमल जलान कमेटी 2018 के रिकमेंडेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो इस कंटीजेंसी रिस्क बफर को जो है पहले जो है 5.5 से लेकर के 6.5 हुआ करता था आरबीआई के बैलेंस शीट का, उसको बढ़ा करके 2024-25 में उसके रेंज को बढ़ा दिया गया है 4.5 से लेकर के 7.5% तक जो है बढ़ा दिया गया है, जिससे आरबीआई को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने पास फंड रखने का, जो इमरजेंसी फंड रखने का, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज़्यादा वो फंड रख सकते हैं। तो सीआरबी हैज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम 5.5 से 7.5%, मतलब एक समय जो है 2018-22 तक के बीच में 5.5% ऑफ दियर बैलेंस शीट आरबीआई जो है एज ए कंटीजेंसी रिस्क बफर रखता था, अब जो है उसको 7.5 रखता है। मतलब इतना सरप्लस ट्रांसफर करने के बाद भी आरबीआई के पास इमरजेंसी के लिए पर्याप्त फंड होते हैं। वाइल हायर सीआरबी इनहेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हायर सीआरबी क्या करता है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और इट लिमिट्स द सरप्लस अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, और ये जो है गवर्नमेंट को जो सरप्लस ट्रांसफर करते हैं उसका भी एक तरीके का लिमिटेशन का कार्य करता है। अगर ये मान लीजिए अगर 7.5% अगर सीआरबी ना होकर के 3.5 अगर है फॉर द एग्जांपल 3.5 हो जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई और भी ज़्यादा सरप्लस जो है ट्रांसफ़र करेगा। तो इसके साथ मतलब जो है ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि आरबीआई के बारे में जो है एक जो है आउटलाइन दिया हुआ है कि आरबीआई का कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या क्या फंक्शन है उसको देखते हैं। तो आरबीआई ये सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। तो आरबीआई क्या है, ये सेंट्रल बैंक है और इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेज करना कंट्री के फाइनेंशियली सिस्टम को। और द आरबीआई कंसेप्ट वाज आरबीआई का जो कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंस्पायर्ड बाय द अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर्स स्ट्रेटेजिक इन हिज बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। मतलब जो है आरबीआई एज ए कंसेप्ट चाहे एज ए इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करना है, इसका जो है ओरिजिन चाहे आइडिया कहाँ से मिला हमको, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इसके राइटर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि इंडिया के नहीं थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के, और डॉक्टर ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई थे। अब आरबीआई का जो है बाकी टाइमलाइन देखते हैं कि किस तरीके से आरबीआई जो है फंक्शन करता है। 1926 में क्या है कि हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन का सिफारिश आया कि आरबीआई जैसी एक संस्था होनी चाहिए। 1934 में क्या हुआ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ कब, 1934 में। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मली इस्टेब्लिश इन अप्रैल 1 इन कलकत्ता में जो है एज ए फर्स्ट बार जो है आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ, प्रीवियसली ओन बाई प्राइवेट स्टेक होल्डर। मतलब जो है 1935 में जब इस्टेब्लिश किया गया तो इसके स्टेक होल्डर जो है वो प्राइवेट पर्सन थे। बाद में 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और ये जो है टोटली जो है गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट की एक संस्था हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। फंक्शन क्या है आरबीआई का, तो सुपरवाइजरी फंक्शन में क्या क्या आता है, अथॉरिटी टू इशू बैंक लाइसेंस। मतलब सुपरवाइजरी फंक्शन है, जैसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला सुपरवाइजरी फंक्शन, इसमें बैंक को लाइसेंस देना, बैंक को अगर ब्रांच ओपन करना है तो उसके लिए परमिशन देना, सेट मिनिमम रिजर्व्स जैसे कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड इंस्पेक्ट कॉमर्शियल बैंक और कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह को इंस्पेक्शन, विजिलेंस, ये सब कार्य भी जो है आरबीआई देखता है। मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है इसकी, आरबीआई एम्स टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेसिकली जो है आरबीआई का अभी जो मॉनेटरी फंक्शन क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, साथ साथ जो है प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ।
तीसरा फंक्शन क्या है, इशूअर ऑफ करेंसी नोट, मतलब करेंसी नोट को इशू करने की सोल अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। एक्सचेंज एंड डिस्ट्रॉय करेंसी नोट्स व्हाइल सर्कुलेटिंग गवर्नमेंट मिंटेड कॉइन, मतलब गवर्नमेंट जो कॉइन मिंट करती है वो, और साथ ही साथ करेंसी को इशू करना, सर्कुलेट करना, इवन आपको जो है अगर कोई करेंसी अपना लाइफ पूरा कर चुकी है तो उसको डिस्ट्रॉय करना, ये भी जो है आरबीआई का ही काम है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, चौथा फंक्शन क्या है कि आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है, तो इसके कस्टोडियन है मैनेज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करना। रेगुलेशन गवर्न द फॉरेक्स मार्केट वाया एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में इंटरवेन करके एक्सचेंज वैल्यू को भी स्टेबलाइज करती है, रेगुलेट करती है। करेंसी स्टेबलाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेन टू द स्टेबलाइज यूएस डॉलर इंडियन रुपी करेंसी वॉलेटिलिटी, तो रेगुलेशन, स्टेबिलिटी और कस्टोडियन जो होता है फॉरेन एक्सचेंज का आरबीआई होता है। बैंकर्स टू द अदर बैंक, मतलब हम जैसे हमारे लिए बैंक क्या है, कोई शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन उस बैंक के लिए जैसे हमको अगर पैसा चाहिए, लोन चाहिए, चाहे हमको कैश हमारे पास सरप्लस है डिपॉजिट करने के लिए हम बैंक के पास जाते हैं। सेम कंडीशन अगर किसी बैंक के पास है, अगर उसको लोन चाहिए, चाहे उसके पास सरप्लस मनी है तो उसके अगेंस्ट में उसको कुछ इंटरेस्ट चाहिए, तो वो जो है आरबीआई के पास जाता है। तो इसलिए आरबीआई को बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंकर्स टू द अदर बैंक भी कहा जाता है। कस्टोडियन ऑफ द कैश, रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट का मतलब अगर कोई बैंक के पास पैसे का शॉर्टेज होता है, बैंक रन का सिचुएशन आ जाता है, डिफॉल्ट होने की कंडीशन आ जाता है, तो उसका जो है लास्ट रिसोर्ट क्या होता है पैसा मिलने का, वो आरबीआई ही होता है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। बैंक फॉर द सेंट्रल क्लियरेंस सेटलमेंट एंड ट्रांसफर, तो बैंक जो है आरबीआई जो है सेंट्रल क्लियरेंस सेटलमेंट और ट्रांसफर का भी कार्य करता है बाकी बैंकों के लिए। और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तो आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट के लिए भी जो है एक तरीके का बैंकर ही है, मतलब बैंकिंग सुविधा अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो उसके लिए भी आरबीआई अवेलेबल है। आरबीआई मैनेज ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एक्ट 1934, एक्ट एज ए बैंकर टू द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का कार्य करता है, किसके थ्रू द एग्रीमेंट, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके उसके लिए भी बैंकर का कार्य करता है। ऑफर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी मिसमैच, इसको बोलते हैं, अब जब हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे तो वे ऑफ मीन्स एडवांस, WMA, वे एंड मीन्स एडवांसेस, शॉर्ट टर्म फंडिंग अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो उसको भी जो है प्रोवाइड करता है, ताकि टेम्पररी जो मिसमैच है उसको दूर किया जाए, बाद में इसका जो है करेक्शन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आरबीआई का फंक्शन सुपरवाइजरी, मॉनेटरी, करेंसी इशूअर, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आरबीआई डायरेक्टिव्स ऑन क्रेडिट स्कोर। तो आरबीआई ने नया डायरेक्टिव दिया है क्रेडिट स्कोर से संबंधित, जिसमें क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां और क्रेडिटर्स मतलब बैंक वगैरह शामिल हैं। तो आरबीआई हैज इशूड डायरेक्टिव टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली अपडेटिंग द क्रेडिट स्कोर बाय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां जो है टाइमली और एक्यूरेटली जो है क्रेडिट स्कोर अपने क्लाइंट्स का अपडेट करते रहे, एड्रेसिंग अ ग्रोइंग कस्टमर कंप्लेंट अबाउट डिले एंड इनएक्यूरेसी। क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि ये 3 डिजिट का एक फिगर होता है जो कि 300 से 900 तक का होता है। 900 जो है हाईएस्ट है और 300 जो है मिनिमम है। इंडिकेटिंग अ बारोवर्स क्रेडिट वर्थनेस, ये जो इंडिकेट करता है क्या है कि जो उधार लेने वाला व्यक्ति है, जो बारोवर है, उसकी क्रेडिट वर्थनेस कितनी है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। स्कोर ऑफ 750 और एबव इज कंसिडर्ड एज ए आइडियल, मतलब 750 से ऊपर का अगर क्रेडिट स्कोर है तो उसको एक हाईएस्ट क्रेडिट वर्थनेस की कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके चलते जो है इम्प्रूविंग द बारोवर्स चांसेस ऑफ सिक्योरिंग लोन ऑन फेवरेबल टर्म्स, मतलब 750 से ऊपर अगर क्रेडिट स्कोर है तो जो बारोवर्स के हैं वो चांसेस ज़्यादा है कि उसको जो है लोन मिल जाएगा, और वो भी जो है फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे। मतलब क्या फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन होगा कि एक तो बेटर लोन टर्म्स इंक्लूडिंग लोअर इंटरेस्ट रेट, फास्टर अप्रूवल और साथ ही साथ लार्जर क्रेडिट लिमिट। मतलब अगर स्कोर अच्छा है क्रेडिट स्कोर बारोवर्स का तो उसको लोन अप्रूवल में भी आसानी होगी, इंटरेस्ट रेट में भी कंपेयर देन लोवेस्ट क्रेडिट स्कोर के कंपेयर में हाईएस्ट क्रेडिट स्कोर वाले को लोन में इंटरेस्ट भी कम मिलता है, और साथ ही साथ जो है क्रेडिट लिमिट भी ज़्यादा मिलती है। और लो क्रेडिट होने का एक नुकसान ये भी होता है कि बहुत बार जो है लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है, मिलता भी है तो हाई इंटरेस्ट रेट पे, और इवन आफ्टर रेक्टिफाइंग द पास्ट डिफॉल्ट। तो इस टाइप का जो है लो क्रेडिट स्कोर और हाई क्रेडिट स्कोर में डिफरेंस आ जाता है। ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां क्या होती है कि
CIC ये जो रेगुलेटेड बाई जो है RBI है। RBI के थ्रू ये ऑथराइजेशन मिलता है टू कलेक्ट, मेंटेन एंड रिपोर्ट बारोवर्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन हेल्पिंग लेंडर्स एक्सेस टू लोन एलिजिबिलिटी। अभी वर्तमान में जो है मेजरली 4 जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां जो हैं वो RBI से रजिस्टर्ड हैं। उसमें एक है ट्रांस यूनियन सिबिल, CRIF, हाई मार्क, इक्विफैक्स एंड एक्सपेरियन। ये जो 4 कंपनियां हैं वो जो है CIC के रूप में काम करती हैं और इनके मेंबर जो होते हैं CIC कोलैबोरेट विथ बैंक्स एंड NBFC टू गैदर डाटा जनरेटेड क्रेडिट स्कोर एंड प्रोवाइड रिपोर्ट्स। तो इनके जो है CICs के जो है मेंबर होते हैं, जो चाहे इनसे जो डाटा मिलता है सभी बैंक इनको डाटा देते हैं और सभी बैंक इनसे डाटा लेते हैं, बैंक और साथ साथ NBFC। तो सबसे बड़ा चीज़ कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो कंपनियां हैं इनसे कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले एक जो होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे जो अलग अलग जो कंपनियां हैं वो क्रेडिट किसी कंपनियों को रेटिंग देती हैं उनके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से, लेकिन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां जो होती हैं वो इंडिविजुअल की जो है रेटिंग को डिफाइन करती हैं। तो अपना ये जो क्रेडिट स्कोर अपडेट होता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां जो अपडेट करती हैं, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो क्रेडिट रेटिंग कंपनी और दूसरा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक और NBFC आते हैं। तो बैंक और NBFC अगर आपको कोई लोन चल रहा है तो उस लोन से संबंधित जो भी डेटा है वो इस क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां को देते हैं। उसके आधार पर जो है ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो है आपका एक डेटा तैयार करती हैं कि आपका जो लोन चल रहा है उसका रिपेमेंट रेगुलर हो रहा है कि नहीं, या अगर आप क्रेडिट कार्ड आपने इशू करा के रखा है तो उसका जो है पेमेंट रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके इससे रिपेमेंट बिहेवियर की वजह से आपका एक स्कोर तैयार होता है। फिर दोबारा जब आप किसी दूसरे बैंक से चाहे उसी बैंक से फिर से जब आप लोन वगैरह लेते हैं तो फिर यही जो डाटा है जो CIC ने बैंक, NBFC, हाउसिंग बैंक वगैरह से डाटा आपका लेकर के जो अपडेट किया है फिर वही डाटा जो है उन्हीं बैंकों को प्रोवाइड करता है जब आपका लोन लेने का टाइम आता है। तो RBI ने अभी इसमें सुधार क्या किया है, RBI डायरेक्टेड मेजर फॉर रिड्रेसल क्या किया है कि इसमें अगर डाटा को देने में अगर बैंक NBFC अगर डाटा देने में डिले करते हैं तो उनको क्या होगा कि 100 रुपीज़ पर कैलेंडर डे इन दी सेंस यहाँ पर सैटरडे संडे भी जो है इंक्लूड हो जाएगा। तो सैटरडे संडे को इंक्लूड करने में जो है कैलेंडर डे होता है, तो पर डे 100 रुपये का पेनल्टी जो है वो देना है। अगर 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है फेलियर टू क्रेडिट डाटा विथिन 21 डेज ऑफ कंप्लेंट रिसिपिएंट। मतलब होगा क्या कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन लिया, लोन उसने पेमेंट कर दिया और उसके हिसाब से उसका क्रेडिट वर्थनेस अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर डेटा किसी बैंक ने सही टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया और उसका दिखा रहा है कि आपका लोन अभी चल ही रहा है, लोन क्लोज नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसका क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है। तो बैंक के सही समय पे डाटा प्रोवाइड नहीं करने की वजह से जो क्रेडिट स्कोर ख़राब हो रहा है तो उसमें जो है कोई भी बॉरोवर जो है उसका कंप्लेंट कर सकता है और इस कंप्लेंट के बाद जो है उसका जो समाधान होता है विथिन 30 डेज हो जाना चाहिए। और साथ ही जो डाटा जो है वो आपको जो है पहले 30 दिन में महीने में एक बार देना होता था, अब जो है ये डाटा अपडेट जो है आपको महीने में 2 बार देना है, मतलब विथिन 50 डेज और विथिन 50 डेज मतलब डाटा आपको देना है। तो इस चीज़ को लेकर के RBI का नया अपडेशन आया है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित बॉरोवर्स, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक है अपना RBI इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समेंट स्कीम। अब ओम्बुड्समेंट मतलब जो होता है एक तरीके से लोकायुक्त लोकपाल टाइप का जो होता है, जो एक सर्वोच्च जो है कंप्लेंट रिड्रेसल बॉडी है, उससे संबंधित RBI का क्या एक नया नोटिफिकेशन आया है कि RBI हैज़ इंक्लूडेड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन इट्स रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समेंट स्कीम 2021। मतलब जो है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समेंट स्कीम जो RBI की थी उसमें अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को भी इंक्लूड कर लिया गया है। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समेंट स्कीम इज ए फ्री सिंगल विंडो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है जो कि RBI टू रिजॉल्व कस्टमर एंड कंप्लेंट अगेंस्ट रेगुलेटेड एंटिटीज अंडर द अल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल फ्रेमवर्क। ये अल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम ये है कि मतलब अगर किसी को कंप्लेंट चाहे किसी का कुछ क्षति होती है तो जनरली क्या है इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा लोग खटखटाते थे, लेकिन अगर जो है ये विथिन बैंकिंग सिस्टम में अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क फ्रेम्ड बाय RBI इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर ऑन इट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द RBI एक्ट 1934 अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। मतलब जो है RBI को इसमें जो है ओवर
ओवर रीच करने के लिए, चाहे सुपरवाइज करने के लिए ये जो पावर दिया गया है वो किसके थ्रू पावर दिया गया है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। और ये जो है नया जो आरबीआई ने स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसमें मर्ज किया है, उस पर मतलब सुपरवाइज करने के लिए जो आरबीआई को मैंडेट मिला हुआ है ऑम्बुड्समैन के तहत, इसमें 3 ऑम्बुड्समैन स्कीम को मर्ज किया गया है। जैसे कि बैंकों के लिए, एनबीएफसी के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पहले अलग अलग हुआ करता था ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, अब इसको मर्ज करके वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन प्रिंसिपल पे इसको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बॉडी कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिंप्लीफाई कंप्लेंट फाइलिंग, मतलब कंप्लेंट फाइलिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्रोसीजर को, और फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट जो है ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए, फेयर एंड कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल अगेंस्ट आरबीआई रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज, मतलब जो है ट्रांसपेरेंट, फेयर और फास्ट प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के तहत जो है मतलब जो है कंप्लेंट का रिजोल्यूशन हो जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। कवरेज क्या है? इसमें सभी कमर्शियल बैंक इसमें शामिल हैं, आरआरबी शामिल हैं, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, प्राइमरी लेंडर्स जैसे कि अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एनबीएफसी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां सब भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब सबके ऊपर जो है इसमें आरबीआई का सुपरविजन है। इट विल आल्सो इंक्लूड स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2025। ठीक है, मतलब इसके पहले तो सभी जो है इंक्लूडेड थे, लेकिन स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी नवंबर 2025 से इंक्लूड कर लिया गया है। और इसके लिए अलग अलग ऑम्बुड्समैन नहीं है, मतलब जो है सिंगल जो है एक बॉडी है। और इसको रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर्स एज ए ऑम्बुड्समैन एंड डिप्टी ऑम्बुड्समैन फॉर ए टेन्योर नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर एट ए टाइम, मतलब 3 साल तक के लिए अपने ऑफिसर्स को, आरबीआई अपने ऑफिसर में से किसी को भी ऑम्बुड्समैन और डिप्टी ऑम्बुड्समैन के रूप में मतलब जो है उसको पदस्थापना कर सकता है। और साथ ही साथ जो है इनको एक पावर रहेगा, इस ऑम्बुड्समैन को पावर रहेगा कि 20 लाख रुपए तक का जो है कंपनसेशन अवार्ड ये डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 लाख रुपए जो है का जो है कंप्लेंट को जो है एज ए कंपनसेशन, मेंटल हरासमेंट, मेंटल डिस्ट्रेस के रूप में जो है टाइम कंजम्पशन के रूप में उनको लॉस की क्षति की भरपाई के लिए 1 लाख रुपए तक का भी जो है डिक्री ये अवार्ड कर सकते हैं। और इसको रिजॉल्व करने के लिए, चाहे इसको लुक आफ्टर करने के लिए क्या है कि 24 ऑफिसर्स जो है आरबीआई के ऑम्बुड्समैन जगह जगह देश के कोने कोने पर जो है स्थापित किए गए हैं, जिसपे ये मतलब जिससे इस चीज़ को इन्फोर्स किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-2030। इसमें क्या है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई रिलीज द न्यू नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से लेकर के 2030 तक। इट इज़ ए कम्प्रिहेंसिव प्लान टू एक्सपांड फाइनेंशियल एक्सेस एंड यूजेस अक्रॉस इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल एक्सेस एंड यूजेस जो होना चाहिए वो अक्रॉस इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर में। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। इसके 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं जिसको बोला जाता है पंच ज्योति। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि पंच ज्योति बैंकिंग सिस्टम से क्या संबंध रखता है, तो ये जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जिसको आरबीआई ने रिलीज किया है। और इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इन कंसल्टेशन विद द वेरियस स्टेक होल्डर। क्या है इसके पंचज्योति के 5 पिलर्स क्या है? फोकसिंग ऑन इक्विटेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, पहला तो इक्विटेबल फाइनेंशियल सर्विस को प्रमोट करना, दूसरा वुमेन लेड इंक्लूजन, तीसरा फाइनेंशियल लाइवलीहुड एंड इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन चौथा, और पांचवा स्ट्रॉन्गर कस्टमर प्रोटेक्शन। तो मतलब जो पंचज्योति जो बात कही गई है पंचज्योति या 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या है इक्विटेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट करना, वुमेन लेड इंक्लूसिव, मतलब ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो प्रमोट करने वाली बात है वो वुमेन लेड होना चाहिए, मतलब उसमें महिलाएं छूट न जाए, उसको वुमेन लेड इंक्लूजन होना चाहिए। फाइनेंशियल लाइवलीहुड इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन को भी प्रमोट करना है, और कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर प्रोटेक्शन, कस्टमर अवेयरनेस की बात इसमें की गई है। तो की फोकस एरिया क्या है? इंश्योर एवरी रेवेन्यू सेंटर, जहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे ब्लॉक हुआ, तहसील हुआ, तो वहाँ पर एटलीस्ट 1 बैंकिंग आउटलेट होना ही चाहिए। और साथ ही साथ जो है प्रोवाइड फेयर पे फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब देखिए जहाँ बैंकिंग सर्विस, जहाँ बैंक के ब्रांच नहीं होते हैं वहाँ बैंक जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तैयार करते हैं। ठीक है, अपने बैंकिंग एक इंडिविजुअल को बैंकिंग सर्विस देने के लिए एक तरीके का लाइसेंस ले लेते हैं या हायर कर लेते हैं थर्ड पार्टी टाइप का, तो उनको फेयर पे मिलना चाहिए। एंड यूटिलाइजिंग देयर नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस
पेंशन एंड म्यूचुअल फंड्स एंड मीडियम टर्म गोल इज अचीविंग बाई 30% वुमेन बीसी इन द सेंस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का हेल्प लेकर के बैंकिंग सर्विस को ऐसे क्षेत्र में भी फैलाना है जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है, और वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में एटलीस्ट जो है 30% जो है वुमेन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। एक्सप्लोर प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर टारगेटेड क्रेडिट फ्लो, और CBDC जिसको मतलब जो है ई-रुपीज़ बोलते हैं, इसको भी जो है इसका भी प्रचार प्रसार ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से करने की बात की गई है। और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि इंटीग्रेट ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस ऑन टू जन सुरक्षा पोर्टल पर जो है सभी बैंक और इंश्योरेंस को लाया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि सीमलेस इनरोलमेंट एंड क्लेम प्रोसेसिंग अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को जो है उसमें इंटीग्रेट करके उस पर जो है एक ही पोर्टल पर ला करके उसका क्लेम सेटलमेंट हुआ, चाहे इंश्योरेंस करना हुआ, सेल आउट करना हुआ, वो एक ही पोर्टल जन सुरक्षा पोर्टल पे दर्शाया गया है। तो इस तरीके से जो है RBI ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के एक ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया हुआ है कि 5 साल तक में हमको किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो इसमें क्या आया कि पंचज्योति में क्या क्या है, उसके 5 पिलर हैं। की फोकस एरिया क्या है, वुमेन लेड डेवलपमेंट में क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, और उसमें 30% जो है महिलाओं को एक तरीके से जो है प्रमोट करने की बात की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ये क्या कंटेस्ट क्या है कि RBI हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। PRB जो है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो इज चेयर्ड बाई RBI, मतलब 6-member बॉडी। RBI इसके गवर्नर हैं, इंक्लूडिंग डिप्टी गवर्नर दूसरे मेंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द RBI तीसरे मेंबर, और 3 रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब 6-member बॉडी है। ये किसको रिप्लेस की है, इसके पहले जो है बोर्ड ऑफ रेगुलेटिंग एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बीच वाज 5-member बॉडी, मतलब इसके पहले जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट देखता था जो बॉडी, वो 5-member बॉडी होती थी, उसका नाम हुआ करता था बोर्ड फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। उसको रिप्लेस करके 6-member बॉडी जो है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया गया है। विथ इसमें जो है जैसे 5-member बॉडी में कोई भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ करता था। तो PRB का जो है जो लीगल मैंडेट क्या है कि ये इसके पास एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी पावर कहाँ से आता है इसके पास, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम 2007, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 के तहत जो है इसको स्टैट्यूटरी पावर मिला हुआ है कि पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने का। तो पेमेंट सिस्टम जो रेगुलेट करती है ये, तो वो किस टाइप का पेमेंट सिस्टम रेगुलेट करती है, तो जैसे कि मेन पेमेंट सिस्टम हमारा क्या क्या है, मान लीजिए NEFT है, RTGS है, UPI पेमेंट हम करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चाहे जो या फिर जो ये तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है, हम चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो पेमेंट करते हैं। तो इस सब चीज़ का रेगुलेशन जो होता है ये चाहे रेगुलेशन बोला जाए चाहे इसका सेटलमेंट देखा जाए, तो ये जो है ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड करेगा। और ये जो है मतलब ये इसका मतलब जो है इसको मिलने का जो है मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब 2 साल में जो है 2 बार इस पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को साल में 2 बार मिलना है। और कोरम क्या है, एटलीस्ट 3 member इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, डिप्टी गवर्नर, अगर चेयरपर्सन में जो है अगर नहीं है इसके चेयरपर्सन जो है तो है RBI गवर्नर ही होते हैं, अगर वो नहीं है तो उनकी जगह पे डिप्टी गवर्नर रहेंगे एंड नॉमिनेटेड मेंबर होने चाहिए, मतलब 3 member कम से कम इसमें हो तब जाकर के इसका कोरम होगा, कोरम इन सेंस जो है मीटिंग इसका स्टार्ट होगा। और डिसीजन इसका जो लिया जाएगा, डिसीजन बाय द मेजोरिटी ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इन इज एब्सेंस एज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। तो जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो होता था सेम उसी टाइप का जो है इसमें भी डिसीजन मेकिंग है कि मतलब जो है आपका जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी वोट से होगा, और इन केस ऑफ टाई तो गवर्नर बोर्ड वोट करेंगे और गवर्नर का वोट टाई के समय ही यूटिलाइजेशन होगा। तो इसमें ये बात निकल के आई कि पहले जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम था, बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उसको रिप्लेस करके एक नया बॉडी का गठन किया गया है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। ये क्या करता है, जितने भी पेमेंट सिस्टम है, मतलब जिसमें आप देखेंगे UPI से लेके NEFT, RTGS, चेक पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड से पेमेंट, ये सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए एक बोर्ड है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। 6-member बॉडी है, और उस मेंबर के कंस्टिट्यूएंट्स जो है जिसमें RBI गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI और 3 गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पावर ड्राइव करती है ये
मतलब आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के थ्रू ये अपना पावर डिराइव करती है। तो ये हुआ पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड से संबंधित न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आरबीआई गाइडलाइंस ऑन बैंक अकाउंट फॉर माइनर। तो आरबीआई का नया गाइडलाइन आया है माइनॉरिटी अकाउंट के लिए, माइनर्स अकाउंट के लिए, सॉरी माइनॉरिटी नहीं, माइनर्स अकाउंट के लिए। तो हु इज़ द माइनर हियर? जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है, मतलब जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है उसको हम बोलते हैं माइनर, और उसके अकाउंट को बोलेंगे माइनर अकाउंट। तो आरबीआई गाइडलाइन फॉर बैंक टू ओपन एंड मैनेज बैंक अकाउंट फॉर द माइनर। ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइमरी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उनको बोला गया है कि माइनर्स अकाउंट के ओपन करने के लिए क्या क्या रूल्स जो हैं वो है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या हैं, 1 जुलाई 2025 से ही लागू है। तो इसमें गाइडलाइंस में यह है कि जो बच्चा 10 साल से कम है तो उसके नाम से अगर अकाउंट खुलना होगा तो माइनर ऑफ एनी एज बिलो 10 ईयर्स, तो वो अपने नेचुरल और लीगल गार्जियन जो होंगे उनके नाम से जो है वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उनके थ्रू वो अकाउंट खुलेगा और उस अकाउंट का ऑपरेशन जो होगा एज ए सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो के रूप में वो ऑपरेट होगा। मतलब जो है 10 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट जो होगा वो एक तरीके का सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट होगा, लेकिन वो जो है थ्रू नेचुरल और लीगल गार्जियन के माध्यम से खुलेगा। 10 साल या उससे ऊपर का अगर कोई बच्चा है तो उसको इंडिपेंडेंटली अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार है और मैनेज करने का अधिकार है। वो सेविंग और टर्म डिपॉजिट दोनों अकाउंट ओपन कर सकता है। सेविंग अकाउंट का मतलब जो है नॉर्मली सेविंग अकाउंट जो हम खोलते हैं, टर्म अकाउंट का मतलब कोई एफडी चाहे आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करने का, उसमें जो है इंडिपेंडेंटली ओपन करने का भी और मैनेज करने का भी पावर दिया हुआ है। बैंकिंग फैसिलिटी में आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंक, चेक बुक ये भी जो है आपको ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको लोन लेने की सुविधा नहीं है। माइनर अकाउंट में जो है लोन वाली सुविधा अवेलेबल नहीं है। नो ओवरड्राफ्ट, बैंक मस्ट इंश्योर दैट ओवरड्राफ्ट आर नॉट परमिटेड एंड दैट ऑलवेज रिमेन इन क्रेडिट। मतलब जो ओवरड्राफ्ट वाला जो है फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है किसी भी माइनर अकाउंट में, चाहे वो 10 साल से कम का हो या 10 साल से ऊपर और 18 साल से कम का भी हो, तो भी उसमें जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। ठीक, अगला जो है टॉपिक हमारा संकल्प 2.0। इसमें क्या करना है, जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको जो है इम्प्लीमेंट करना है रिवाइज्ड गाइडलाइंस अंडर संकल्प 2.0। संकल्प 2.0 जो है ये जो है गाइडलाइंस जो निकल के आया है आरबीआई के थ्रू, उसको फॉलोअप करना है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा। तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, चाहे माइक्रो क्रेडिट देने वाली संस्थाएं क्या होती हैं, इज द प्रोविजन ऑफ स्मॉल साइज्ड लोन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट, फंड ट्रांसफर, माइक्रो इंश्योरेंस टू लो इनकम इंडिविजुअल ग्रुप। मतलब जो है ये जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, छोटे लोन, सेविंग अकाउंट खोलना, फंड ट्रांसफ़र करना, माइक्रो इंश्योरेंस, छोटे इंश्योरेंस टाइप के, वो लो इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप के लिए है जो कि नॉर्मल जो बैंकिंग सुविधा थी उससे एक्सक्लूडेड थे। मतलब उसकी सुविधा नहीं यूज कर पा रहे थे, फॉर्मल बैंकिंग सुविधाएं जो नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए जो है ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है का फ़ायदा लेने के लिए, चाहे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो बैंकिंग सर्विस उन लोगों को देने के लिए जो अभी तक इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ग्लोबली बाय ग्रामीण बैंक 1983। और सबसे पहले जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था वो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस, जो कि अभी जो है एक वर्किंग प्रेसिडेंट है वहाँ के, वर्किंग प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। तो वो जो मतलब जो है उनके संरक्षण में, चाहे उनके सुपरविजन में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी बांग्लादेश में, और वहाँ से जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो निकल के आया। और ग्लोबल ये जो पद्धति है सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो एक ग्लोबल स्केल पर, ग्लोबल वर्ल्ड में जो है मतलब जो है इसके बेनिफिट जो है निकल कर के आए और एक रोल मॉडल बना। तो आरबीआई का जो है 2022 का एक फ्रेमवर्क है वो स्टैंडर्डाइज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंशियल लोन। जो माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं, कैप्ड रिपेमेंट एंड इनहेंस बोरोवर्स प्रोटेक्शन। मतलब 2022 का जो फ्रेमवर्क है वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में है जो कि इस चीज़ को डिफाइन करता है कि किस टाइप का माइक्रो फाइनेंस लोन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, रिपेमेंट का क्या क्या प्रोसीजर है। तो संकल्प जो है ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, संकल्प जो है वो क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू फोकस ऑन प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू माइक्रो फाइनेंस।
तो संकल्प क्या है, अगर आप बोला जाए कि आरबीआई चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संकल्प प्रोविजन किस लिए लाया था, तो ये जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग सुविधाएं अभी भी जो है अवेल नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है बैंकिंग सुविधा देने का एक माध्यम है। इट वर्क्स बाई प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस पर्टिकुलरली स्मॉल वैल्यू लोन। जो फाइनेंशियल सर्विस में क्या क्या आएगा, स्मॉल वैल्यू लोन, सेविंग अकाउंट्स टू लो इनकम इंडिविजुअल एंड ग्रुप हु मे नॉट हैव एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। मतलब स्मॉल सेविंग अकाउंट, स्मॉल टाइप का लोन वैल्यू, ये सब जो है वैसे लोगों को देना जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस से ये चीज़ें को अवेल नहीं कर पा रहे थे। तो माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टेक होल्डर कौन कौन है, साधन एक इंस्टीट्यूशन है, और एमएफआई नेटवर्क, आरबीआई और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द 33 स्टेट्स एंड यूटी, इसके जो है मेजर जो है स्टेक होल्डर हैं जो इससे संबंध रखते हैं। ये इसके सेल्फ रेगुलेटरी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन दो ठे हैं, क्या क्या, एक साधन और एक एमएफआईएन माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेर रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई टू रेगुलेट एंड इंश्योर सेक्टोरल डिसिप्लिन। तो साधन और एमएफआईएन ये दो जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेकर के। और इसके बाद जो है आरबीआई ने संकल्प 2.0 लॉन्च किया है। संकल्प 2.0 इस रिफॉर्म के अंतर्गत एक तो लोन प्राइसिंग है कि किस आधार पे और कितना लोन मिलना चाहिए। उसमें है क्या, इंटरेस्ट रेट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। मतलब अगर कोई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है तो लोन जो है, लोन की प्रक्रिया, इंटरेस्ट रेट की प्रक्रिया वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बोर्ड अप्रूवल होना चाहिए और जस्टिफिकेशन होना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस का जो है कैप्ड किया गया कि 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। डेप्ट कंट्रोल मतलब जो है अगर कोई बारोवर कैन एक्सेस माइक्रो फाइनेंशियल लोन फ्रॉम अप टू 3 लेंडर, मतलब 3 माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है। लेकिन क्या है कि विथ हाउस होल्ड एक्सपोजर लिमिट क्या है, 2 लाख का। मतलब एक परिवार में 2 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक सिंगल माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो या 3 माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 2 लाख का है। और नया लोन जो है, न्यू लोन आर अलाउड ओनली आफ्टर द 12 मंथ और 50% रिपेमेंट ऑफ द प्रीवियस वन। मतलब अगर नया लोन अप्लाई करना है तो या तो जो है 12 महीने पुराने लोन को बीत जाए, या तो 50% ऑफ द प्रीवियस लोन का जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है पेड कर दिया गया हो। इनमें से दोनों चीज़ों को देखने के बाद और क्रेडिट ब्यूरो वगैरह और मतलब जो है ये क्रेडिट हिस्ट्री देखने के बाद जो है नेक्स्ट जो है लोन सेंक्शन होगा। लेंडिंग डिसिप्लिन क्या है, नो लोन टू क्लाइंट डिफॉल्टिंग फॉर ओवर 60 डेज और ओविंग मोर देन 3000 लोन यूटिलाइजेशन मस्ट बी वेरीफाई। मतलब उसका लोन का यूटिलाइजेशन, मतलब अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है लोन का रिपेमेंट करने में और उसकी लोन की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उसका, और साथ साथ उसका लोन का यूटिलाइजेशन किस वे में हो रहा है, इस सब चीज़ के वेरिफिकेशन के बाद ही जो है लोन डिसबर्समेंट होगा। और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन क्या है कि ब्यूरो चेक रिक्वायर्ड बिफोर हायरिंग रिक्रूटमेंट फ्रॉम द अदर एमएफआई मस्ट प्रोवाइड अ रिलीविंग लेटर विथिन 3 मंथ। मतलब जो है कि अगर एक माइक्रो फाइनेंस में कोई काम कर रहा है व्यक्ति, दूसरे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका जो है उसका प्रॉपर जो है बायोडाटा वगैरह चेक होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है अगर दूसरा एमएफआईएन चेक छोड़ करके कोई आ रहा है तो उसको रिलीविंग लेटर जो है 3 महीने के भीतर मिल जाना चाहिए। तो ये रहा हमारा जो है 2025 इकोनॉमिक्स करंट अफेयर का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का चैप्टर 2 जो हमने अभी यहाँ पे कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।